देखो भाई, ये ऑर्डर हम देख रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का, और आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता है कितने फैक्टर पर डिपेंड कर रही थी। तो ऑब्वियसली ये कुछ प्रॉब्लम अपने पास है ना। तो अगर हम ये देखें तो ये दोनों स्पीसी तो आगे आने वाली हैं। इनका आगे आने का रीज़न क्या है? जेड इफेक्टिव। क्लियर है? और आपको ये बताया गया था कि जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ गिवन हो या डिफरेंट टाइप के आयन गिवन हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, और अच्छे से समझाए थे वहाँ। तो चूँकि इसका जेड इफेक्टिव हाई है ना। और एक शॉर्ट ट्रिक भी लिखाए थे कि कैटायन न्यूट्रल देन एनायन, ये लिखाए थे ना कि जेड इफेक्टिव डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और इन्वर्स टू निगेटिव चार्ज। और ये जो बॉक्स है वो किसके लिए वैलिड है? जब डिफरेंट टाइप के क्या हो आयन या फिर क्या हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हो भाई, उस केस में क्या होगा? ये वैलिड होगा। ये बताए हैं आपको। तो हमने इसमें डिसीजन ले लिया कि किसका आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगा। ठीक है, इसके कैटायन का, इसके न्यूट्रल्स है। अब हमको ये स्पीसीज़ अरेंज करनी है। एक तो अपने पास O+ है, दूसरा नाइट्रोजन है और O न्यूट्रल है। क्लियर है भाई? तो इनमें अगर हमें अरेंज करना है तो ऑब्वियसली जब हम इधर से इधर शिफ्टेड होंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये भी पता है कि ये इस पर भी डिपेंड करता है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेबिलिटी पर। Np3 हायर होता है किससे? Np4 से। ऐसे लाइक जैसे ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो जनरली देखें तो नाइट्रोजन का हायर होगा न्यूट्रल ऑक्सीजन से। अब जरा अगेन इसमें इम्पोर्टेंसी क्या है? ये दोनों क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं, है कि नहीं? ये क्या है? दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़, और दोनों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Np3। तो ये तो तय है कि Np3 किससे हायर होगा? Np4 से होगा कि नहीं? तो ये दोनों स्पीसी न्यूट्रल ऑक्सीजन से आगे आने वाली हैं। क्लियर हो गया? और इनमें भी कैसे हम डिसीजन लेंगे? अब ये क्या बन गई दोनों स्पीसी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आपको पता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में अगेन क्या देखते हैं? जेड इफेक्टिव। तो इनमें कौन ज़्यादा होगा? O+, उसके बाद N न्यूट्रल, और सबसे पीछे क्या जाएगा? ऑक्सीजन न्यूट्रल। तो यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ओवरऑल क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे आप? O+, उसके बाद N न्यूट्रल, और उसके सबसे पीछे क्या चला जाएगा? O न्यूट्रल। ये पता चला कैसे हम डिसीजन लिए हैं? क्योंकि ये दोनों स्पीसी आगे आने वाली थी बिकॉज इनका जेड इफेक्टिव हाई था। इनमें कौन आगे आएगा? डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्या हैं? आयन हैं। और ये स्पीसी क्यों आगे आ गई आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों हाफ फील्ड स्टेबल हैं। किसके कंपेयर में? Np4 के। और इनमें भी ऑक्सीजन प्लस आगे क्यों आया? क्योंकि ये दोनों अब क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉन हैं। अगर आइसो इलेक्ट्रॉन है तो अगेन किससे डिसीजन लेंगे? कैटायन न्यूट्रल देन एनायन। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, अच्छा क्वेश्चंस था। बहरहाल हम क्या देख रहे थे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात कर रहे थे, और उसमें हम कुछ ऑर्डर क्या कर रहे थे? अरेंज कर रहे थे। कुछ ऑर्डर अरेंज करने का मीनिंग है, मैं फिर से रिमाइंड कराऊं कि जैसे आपके पास क्लोरीन है, ठीक है, और आपके पास सल्फर है, आपके पास ऑक्सीजन है, और आपके पास फ्लोरीन है। ये बताए थे आपको पिछले टर्न पे। और पिछले टर्न पे ये बताए थे कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है? इनको पहले अरेंज करना है। जो पीरियड के हैं उनको पीरियड में लिख देना है, और जो ग्रुप के हैं उनको ग्रुप में लिख देना है। और ओवरऑल एक फंडा आपको दिए थे, फंडा एक दिए थे, और फंडा क्या था भाई? 3, 2 और 3, 2। ये फंडा फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक फंडा और दिए थे, वो फंडा क्या था? 2, 2, उसके बाद 3, 3। ये फंडा किसके लिए था? आयोनाइजेशन पोटेंसी के लिए। एक फंडा और दिए थे कि 3, 3 और 2 और 2। ये फंडा किसके लिए था? एटॉमिक साइज के लिए। सारे फंडे मैंने पास में लिख दिए, आप भी पास में लिख लो। ठीक है, ये फंडे कब यूज़ करेंगे पता है ना? जब कुछ पीरियड के हों और कुछ किसके हों? ग्रुप के हों। क्लियर? अब देखो भाई, इसको क्या करना है? यहाँ ऑक्सीजन रखा है, यहाँ इसके नीचे जस्ट क्या है? सल्फर। आगे मूव करेंगे तो यहाँ क्या? फ्लोरीन है, और इसके नीचे क्या है? क्लोरीन।
इतनी लिखते प्रॉब्लम क्या होगी, शॉर्ट आउट। क्यों शॉर्ट आउट हो गई कि जब हम इधर से इधर मूव करते हैं तो बताओ जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। इधर से इधर मूव करते हैं तो जरा बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, इंक्रीज। लेकिन लास्ट पे मैंने आपको नोट लगा के लिखाया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स इज हायर देन कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, और उसका रीज़न एक्सप्लेन किए थे अच्छे से। नो डाउट इसकी क्या होगी, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी, और इसकी अगेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी। अब फंडा क्या लगाना है बोलो, 3 2 और 3 2, मतलब पहले 3 वाला अरेंज करना है देन 2 वाला। तो 3 वाले में देखो मैक्सिमम किसका है, क्या इसका है कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो किसकी होगी भाई, क्लोरीन की होगी कि नहीं। अब कौन सा उठाना है, 2 वाला। 2 वाले में ज़्यादा देखो किसकी है, इसकी है कि नहीं। तो उसके बाद किसकी आ जाएगी, फ्लोरीन आ जाएगा कि नहीं। अब अगैन कौन सा एलिमेंट्स उठाना है, 3 वाला, और 3 में क्या बचा, सल्फर, तो सल्फर आ जाएगा। उसके बाद क्या उठाना है, 2 वाला, क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। ये क्या आ गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये हम देख लिए थे भाई, ठीक है। और इम्पोर्टेंसी क्या है, इम्पोर्टेंसी ये है कभी कभी कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे कि भाई वो ऑप्शंस दे देगा और बोलेगा कि बताओ कौन सा प्रोसीज पॉसिबल है और कौन सा नहीं है। पूछेगा कि बताओ कौन सा एनायन लीस्ट स्टेबल है और कौन मैक्सिमम स्टेबल है। तो लीस्ट स्टेबल का मैं एग्जांपल लिया था, शायद कराए थे, प्रॉब्लम कराए थे ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डील करेंगे। लिखेंगे क्वेश्चंस कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग anion, which one of the following anion is maximum stable, which one of the following anion is maximum stable. Number first F minus, number 2 Cl minus, नंबर 3 लिखेंगे O माइनस, O-2 कर लें, और 4 लिखेंगे। चलिए O-2 ना करके इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, इस पूरे ऑप्शंस को ही चेंज कर देते हैं। यहाँ सल्फ़र माइनस लिखना है और यहाँ ऑक्सीजन माइनस लिखना है। हाँ क्लोरीन, पता चल गया ना, क्योंकि इस केस में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी, ये क्या होगा, मैक्सिमम एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा, मैक्सिमम एक्सोथर्मिक। कहने का मीन्स ये है कि इफ़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई, क्या है, इफ़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई, तो हम ये बोल सकते हैं कि इजीली एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके आउटर सेल्स में क्या किया जा सकता है, शिफ्टेड। तो प्रोसीज इज मैक्सिमम क्या होगा, एक्सोथर्मिक। तो क्या होगा यहाँ से, प्रोसीज इज मैक्सिमम एक्सोथर्मिक। अगर प्रोसीज मैक्सिमम एक्सोथर्मिक है तो जो एनायन फॉर्म होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल। यही तो है इसका मीन्स। तो यहाँ लिखेंगे कि मोर स्टेबल एनायन फॉर्मेशन, मोर स्टेबल एनायन फॉर्मेशंस ड्यू टू मैक्सिमम एक्सोथर्मिक प्रोसीज। तो ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। ये अगर हाई है तो प्रोसीज इज मैक्सिमम एक्सोथर्मिक, और इजीली क्या फॉर्म होगा, एनायन। ये बोल सकता हूँ कि इजीली क्या फॉर्म होगा, एनायन, ठीक है। या ये बोला जा सकता है कि मैक्सिमम स्टेबल एनायन का क्या होगा भाई, फॉर्मेशन। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं वो कीजिए, आलमबाग वाला अच्छा है, जो बताए हैं ना, वो जो 20 से है उसको कीजिए, वहाँ क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा मिलेगा आपको, और वहाँ रैंक लाने की कोशिश कीजिए।
इसको लाने की कोशिश कीजिए, हर एक टेस्ट में अपना आप को इम्प्रूव करना है। क्लियर है? देखो भाई, पहले इसको समझना है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और ये अपने पीरियोडिक टेबल का लास्ट है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एसिसिटी बेसिसिटी भी हम देखेंगे, लेकिन इसके एप्लीकेशंस भी इम्पोर्टेंट हैं और इसका मीनिंग भी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली क्या सीखने के लिए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को भी, पूरी केमिस्ट्री को सीखने के लिए इसका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? और पहली बात तो आपका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है एलिमेंट्स का, वो रटना नहीं है सभी का, मैं ट्रिक दूंगा कैसा लर्न करना है, बाकी इसको पहले समझना है। लिखाऊंगा बाद में, मैं पहले समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल देखो भाई, आपके पास कंपाउंड हैं, कंपाउंड में जो एटम होते हैं वो किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होते हैं, है ना, तभी तो वो हेल्ड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HCl का मैं एग्जांपल लूँ, तो HCl जो मॉलिक्यूल्स मेडअप है ना, तो वो एटम से मिलकर बना है। इसमें एक क्लोरीन का एटम है, दूसरा हाइड्रोजन का है। तो ये जो एटम है वो हेल्ड हैं टुगेदर विद द हेल्प ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को नाम दिया जाता है केमिकल बॉन्ड। समझ रहे? केमिकल बॉन्ड कुछ नहीं है, सिंपली है क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है, जिससे क्या बाइंड है ना, मॉलिक्यूल्स बाइंड हो सकते हैं, एटम बाइंड हो सकते हैं। मतलब बोलूँ तो केमिकल स्पीसीज अगर बाइंड है किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को क्या बोला जाता है, केमिकल बॉन्ड। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस अगर स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली ये टाइटली बाउंड होंगे। अगर ये टाइटली बाइंड है तो आप जानते हैं केमिस्ट्री में कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा होता है, आयनिक, जो आयनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। आपको पता है कि इसको हमने नाम क्या दिया, आयनिक बॉन्ड, बट ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये एक आयन है, ये एक आयन है, आयन के बीच में क्या पैदा हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, आयनिक बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड कुछ नहीं, सिंपल क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जिससे एटम क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, या मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। क्योंकि यहाँ आयन डेवलप हुए हैं, प्योरली चार्ज डेवलप हुआ है। समझ रहे हैं क्या हुआ है, प्योरली चार्ज। अगर प्योरली चार्ज डेवलप हुआ है तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्स टू डिस्टेंस। यही तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। तो आयनिक बॉन्ड में अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के नेचर की बात करें तो वो क्या है, प्योरली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है। समझ रहे हैं? खैर जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को और मैं क्लियर करूंगा। तो भाई अभी हम डेफिनेशंस देख रहे थे इसकी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डेफिनेशंस क्या है ना, कि एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। सिंपल है, अगर सिंपल वर्ड में इसको डिफाइन करें तो टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टुवर्ड इटसेल्फ। क्लियर है भाई? फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेकर के इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स है AB टाइप का। अब यहाँ जो बॉन्ड बना है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे वहाँ बॉन्ड की हम बात करते हैं। तो मैंने ये मान लिया कि EN, शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, EN, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, EN ऑफ B एटम इज हायर माना हुआ है, ठीक है, EN इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A एटम, ऐसा हमने मान लिया। तो अब इसका मीन क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो एटम है, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर है, ये क्षमता है, वो इस एटम की क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मीनिंग क्या है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बाय द एटम। इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा ही, अट्रैक्ट करेगा ही। अब सिंपली है, ये मान लो जब कोई प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वैसे कोई भी बॉन्ड प्योर नहीं होता, ना प्योर आयनिक होता है ना प्योर कोवेलेंट होता है। हम केमिकल बॉन्डिंग में इन चीज़ों को समझेंगे। अब जरा बताओ, जब इसका EN वैल्यू हाई है तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं
इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अपनी साइड क्या कराएगा, शिफ्ट कराएगा कि नहीं, ड्यू टू हाई EN वैल्यू, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होने की वजह से ये क्या कर रहा है, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिटल में शिफ्टेड करा रहा है, या बोल सकता हूँ कि ये अपनी साइड क्या कर रहा है, शिफ्टेड कर रहा है। इसी खींचने की टेंडेंसी को समझ रहे हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके खींचने की टेंडेंसी को किसके द्वारा, एटम के द्वारा, इसी टेंडेंसी को क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। समझ में आता, किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर, अट्रैक्ट करने की क्षमता क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये खींचने की पावर जब जब ज़्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है एटम की वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जरा बताओ, ये निगेटिव चार्ज चल रहा है ना, सिंपली इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है, निगेटिव चार्ज। तो ये निगेटिव चार्ज मूवेबल है और ये निगेटिव चार्ज इधर से क्या हो रहा है, बोलो ट्रांसफ़र हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ये बोल सकता हूँ। ठीक है, चूँकि ये निगेटिव चार्ज इस एटम से दूर जा रहा है और ये निगेटिव चार्ज इस एटम के पास जा रहा है, तो इसको क्या कर देगा, पार्शली निगेटिव, और इसको क्या कर देगा, पार्शली पॉजिटिव। फाइनली ये इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फाइनली लूज हो जाए, तो इस पर कंप्लीट क्या आएगा, पॉजिटिव, और इस पर क्या आएगा, कंप्लीट निगेटिव। तो यहाँ जो आपका मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो गया है, चार्जेबल। यही तो है, बोलो भाई। तो इसका मीनिंग आप समझ रहे हैं कि जिसका EN वैल्यू हाई है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यही तो अभी डेफिनेशन से लिखाए हैं आपको, क्लियर है। और ऐसा जो है ऑब्जर्व किया गया कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, उसकी हम बात करेंगे। तो इसका शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, EN, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है काई से। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, तो लिख लेंगे सिंबल या रिप्रेजेंटेशन ऑफ EN इज X। क्लियर है भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ EN। तो मैं तो एक ही वर्ड में इसको खत्म करता हूं, सिंपल है, एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। ठीक है, ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बट एटम मस्ट बी बाइंडेड टू ईच अदर। समझ रहे हैं, तभी तो हम इनकी कंपेयर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर इनके बीच में बॉन्ड ही नहीं बना तो हमको कैसा पता चलेगा कि एक एटम ज़्यादा पुल कर रहा है और दूसरा लूज कर रहा है ना। तो अगर हमें इंडिविजुअल एटम का EN वैल्यू स्टडी करना था तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड प्रिपेयर करके ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम अपनी साइड कौन खींचता है, और जो खींचेगा हम क्या बोल देंगे, इसका EN वैल्यू हाई है भाई। क्लियर है, चलिए आगे हम देख रहे हैं। अब देखो सारी चीज़ें आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगी, A और B, है ना। हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स क्या हो, AA टाइप का हो। AA टाइप का मीन समझ रहे हैं, एटम क्या हो, आइडेंटिकल, है ना। एटम क्या हो, आइडेंटिकल, और यहाँ एटम क्या है, डिफरेंट। तो इस मॉलिक्यूल्स को नाम देंगे हेट्रो और इसको क्या देंगे, होमो। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अपने पास हो HF, जैसे अपने पास हो HCl एक्सेट्रा, और इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं FF, F2, और जैसे दे सकते हैं Cl2, Cl और Cl। अब यहाँ तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ EN में डिफरेंस है ना। मैं बोल सकता हूँ, अभी मैंने क्या माना था कि B का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है। अगर B का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी साइड खींचेगा। कौन, B एटम, ये तो दिखाया था। इट इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बाय द एटम। तो देखो अगर इसकी EN वैल्यू हाई है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा, और मैक्सिमम अगर EN जितनी हाई होगी, मैं बोल रहा हूँ कि इसकी EN वैल्यू जितना ज़्यादा होगी, ये इन इलेक्ट्रॉन को उतना ही अपनी साइड क्या करेगा, शिफ्टेड कराएगा कि नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन इस एटम से उतनी डिस्टेंस पर चला जाएगा कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, चार्जेबल हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस पर क्या बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज।
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव पार्टिकल इसकी साइड जा रहा है तो इस पर क्या बढ़ेगा, निगेटिव चार्ज। और इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा कि नहीं, जिस एफिशिएंसी के साथ ये लूज कर रहा है उसी एफिशिएंसी के साथ ये खींच भी तो रहा है। तो ये चार्ज अपोजिट नेचर का है, क्या है भाई, अपोजिट नेचर का, और मैग्नीट्यूड में बराबर है और किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड भी है। किस डिस्टेंस से सेपरेटेड है, बॉन्ड लेंथ से। तो यहां क्या बन गया, डाइपोल। क्या बन गया, डाइपोल, क्योंकि डाइपोल की यही डेफिनेशन है। डाइपोल वहां हमेशा बनता जहां अपोजिट नेचर के चार्ज रखे हों और किसी डिस्टेंस से क्या हो, सेपरेटेड। तो डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड लिखा जाता है Q इंटू एल, कोई एक चार्ज और इंटू इनके बीच का डिस्टेंस। तो क्या यहाँ डाइपोल बना? अगर डाइपोल बना तो मॉलिक्यूल्स क्या है, पोलर है। हम आगे देखेंगे मॉलिक्यूल्स की पोलरिटी किससे डिसाइड करते हैं, डाइपोल मूवमेंट से। आओ, तो इस पर क्या होगा भाई, पार्शियल निगेटिव, और इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर क्या आएगा, पार्शियल निगेटिव, और इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, इनको देखो, ये क्या है, होमो। होमो का मीनिंग क्या है कि जरा बताओ, इसका EN वैल्यू और इसका EN वैल्यू क्या है, दोनों का EN वैल्यू क्या है, बराबर है कि नहीं, मतलब दोनों की खींचने की पावर सेम सेम है। तो ये इलेक्ट्रॉन मैंने मान लिया सेंटर में, दोनों के, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, और क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया। ये शेयरिंग हुई है 50-50%, और शेयरिंग होने के बाद क्या हो गया, एक बॉन्ड प्रिपेयर हो गया जिसको नाम दे दिया गया कोवेलेंट बॉन्ड। चूंकि ये शेयरिंग हुई है 50%, तो अब जरा बताओ, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इसका भी उतना ही हक है और इसका भी उतना ही हक है, क्योंकि ये शेयरिंग हुई है ना 50-50%। तो इसलिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इनके कहाँ रहेगा, एकदम मिड में रहेगा, क्योंकि शेयरिंग हुई है। बट ऐसा फील करो, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो रहना तो, क्योंकि शेयरिंग से बॉन्ड बना था, तो रहना तो इलेक्ट्रॉन पेयर को मिड में चाहिए था, लेकिन ड्यू टू हाई EN, ये क्या है, एटम चालाक है, ये क्या करेगा, इन पेयर को अपनी साइड क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट। तो इसको तो लॉस हो गया और इसको क्या हो गया, गेन हो गया, इसको फायदा हो गया। सेम ऐसे ही है कि दो दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई बिजनेस क्या किया, शुरू किया। अब कोई भी बिजनेस अगर स्टार्टअप लेंगे तो भाई जो इन्वेस्टमेंट है वो दोनों ही करेंगे, और 50-50% पैसा लगाएंगे। 50% इस दोस्त ने दिया और 50% इस दोस्त ने दिया, कोई बिजनेस वो डाल दिए पैसा लगा करके। अब जरा बताओ, जो पैसा लगा करके वो बिजनेस डाले हैं, तो इस बिजनेस पर दोनों का ही बराबर बराबर हक है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि भाई इसका ज़्यादा हक है या इसका ज़्यादा हक है, दोनों ही 50% इन्वेस्टमेंट किया है, तो दोनों का हक क्या है, इक्वल है, बराबर है। बट सपोर्ट डैट उनमें एक जो दोस्त है बहुत बहुत चतुर हो, बहुत चालाक हो, है ना, फ्रॉड करने वाला हो, कहने का मतलब ये है, मतलब EN हाई हो। तो जो चतुर है, जो चालाक है, और दूसरा बेचारा जो दोस्त है वो सिंपल टाइप का, एकदम सीधे टाइप का है, सिंपल टाइप का है। तो ये जो चालाक है उस सिंपल को क्या बनाता रहेगा, बेवकूफ़। जो प्रॉफिट होगा, है ना, तो प्रॉफिट को क्या होना चाहिए था, इक्वली डिवाइड होना चाहिए था, है ना, हाफ हाफ प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन वो अपनी चालाकी की वजह से उसका बेवकूफ़ बना करके प्रॉफिट अपनी साइड क्या करता है, ज़्यादा ले जाता है। किस वजह से? क्योंकि वो चतुर है, चालाक है। तो सेम थिंग है कि अगर B जो एटम है इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, तो हमेशा प्रॉफिट क्या करेगा, अपनी साइड शिफ्टेड करा लेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर मिड में होना चाहिए था, तो वो मिड में ना होकर के हमेशा किस साइड शिफ्टेड होगा, किस साइड शिफ्टेड होगा, मोर EN एटम की साइड। और इसी टेंडेंसी को क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये है भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्लियर है भाई? तो अब जरा बताओ, यहां तो इलेक्ट्रॉन पेयर इनके एकदम मिड में है कि नहीं? यस, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इसकी और इसकी खींचने की पावर बराबर है। जरा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर मैं मान लूं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो मिड में रखा है, एक की खींचने की क्षमता इधर है और इस एक की इसको खींचने की क्षमता इधर है,
और ये जरा बताओ, ये वाली जो पावर है खींचने की, वो इस पावर के क्या है, बिल्कुल बराबर है कि नहीं? क्योंकि दोनों का En वैल्यू क्या है, सेम सेम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर रखा हुआ है वो क्या होगा, डी लोकलाइज्ड होगा। समझ रहे क्यों होगा? क्योंकि इस पर नेट फोर्स क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये परमानेंट यहीं बना रहेगा। जब ये परमानेंट यहीं बना रहेगा तो इस पर चार्ज क्या आएगा, जीरो जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट हुआ ही नहीं। अब इसको देखो, ये ए एटम है, ये ए एटम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर रखा है मिड में। क्लियर है भाई? अब इसकी और इसकी खींचने की जो पावर है वो इक्वली है, क्योंकि En बराबर है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, यहीं रखा रहेगा। क्या रहेगा, डी लोकलाइज्ड। तो इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज्ड है तो ना इस पर चार्ज आया ना इस पर चार्ज आया। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ये ए है और ये बी है। बी का En पावर हाई है और ए का En पावर क्या है, कम। मतलब ये एटम चालाक है और ये सीधा है। तो जनरली जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया या बॉन्ड बना तो ये शेयरिंग से बना है। अगर शेयरिंग से बना है तो दोनों का हक क्या होना चाहिए, 50-50%। इलेक्ट्रॉन पेयर को होना यहाँ चाहिए था मिड में, बट ये चालाकी की वजह से या En हाई होने की वजह से इस पेयर को क्या करेगा, देखो इस पेयर को क्या करेगा, अपनी साइड क्या कराएगा, शिफ्टेड। ये शिफ्टेड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। मतलब ये प्रॉफिट इसके खाते में ज़्यादा है तो इसका बैलेंस बढ़ेगा और इसका क्या होगा, घटेगा। मतलब इसको बेनिफिट होगा और इसको लॉस होगा। तो लॉस होने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे और इस पर निगेटिव चार्ज आएंगे। और ये भी डिपेंड करेगा कि ये किस एफिशिएंसी के साथ इस इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल कर रहा है। जितनी ज़्यादा En होगी उतना ज़्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल कराएगा ना, तो उतना ज़्यादा इस पर क्या होगा, इसको प्रॉफिट होगा और इसको क्या होगा, लॉस होगा। मतलब ये वाला चार्ज क्या होंगे, डेवलप होते चले जाएंगे। किसका? हाँ, जो चार्ज डेवलप होंगे उनका मैग्नीट्यूड तो बराबर रहेगा क्योंकि अपोजिट नेचर है। बट जिस एफिशिएंसी के साथ इसको लूज करना पड़ रहा है ये उस एफिशिएंसी के साथ क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो ये चार्ज तो बराबर ही डेवलप होंगे ना, लेकिन अपोजिट नेचर के हैं और किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड भी हैं। तो क्या बनेगा, डाइपोल बनेगा कि नहीं? तो मॉलिक्यूल्स मस्ट बी पोलर, इसी को तो हम पोलरिटी बोलते हैं। और ये जरा बताओ यहाँ कोई डाइपोल बना क्या? नहीं, क्योंकि चार्ज जीरो है, डिस्टेंस तो है लेकिन चार्ज जीरो है। डाइपोल के लिए चार्ज भी होना मस्ट है और डिस्टेंस भी होना मस्ट है। तो भाई यहाँ डाइपोल ना बनने का रीज़न क्या है कि चार्ज जीरो है, डिस्टेंस तो है, वो बनाने के लिए तैयार है लेकिन चार्ज डेवलप हुआ ही नहीं। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या है, नॉन पोलर है। क्लियर? समझ में आ गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है एक्चुअल? एक वर्ड में खत्म कि इलेक्ट्रॉन के खींचने की पावर सिंपल है कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, मैंने लिखाया है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, टुवर्ड इटसेल्फ। यस, तो जिसकी ये टेंडेंसी हाई होगी उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी हाई होगी। अब कॉमन सेंस लगाओ, फैक्टर अफेक्टिंग की हम बात कर रहे हैं। किसकी? फैक्टर अफेक्टिंग की। मैं पहले समझा दूं, बाद में हेडिंग लिखाता हूं। अब कॉमन सेंस लगाना, आप रटोगे नहीं बिल्कुल भी। ये वाला एटम है, एक एटम ये है, ये ए एटम है, ये बी एटम है। ये क्या कर रहा था बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, है ना, यही तो कर रहा था। इस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, तो किस वजह से खींच रहा होगा? जब इसके पास क्या रहा होगा, इसको अट्रैक्ट करने की कोई पावर होगी। और ये लूज कर रहा था। ये लूज क्यों कर सकता था? क्योंकि इसके पास रोकने की क्षमता नहीं थी, तभी तो लूज कर रहा था। और इसके पास अट्रैक्टिव फोर्स इसके कंपेयर में क्या रहा होगा, हाई। अब जरा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्टेड हो रहा है यार, इसकी साइड जा रहा है, तो वो तभी पॉसिबल है जब इनके बीच में अट्रैक्शंस बढ़ा होगा। ये निगेटिव जा रहा है तो यहां मोर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब क्या होना चाहिए, हाई जेड इफेक्टिव। तो जिस एटम का जेड इफेक्टिव हाई होगा वो खींचेगा ही। तो फैक्टर अफेक्टिंग में हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव और इनवर्स टू साइज होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि साइज बढ़ेगा तो वहीं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, वीकेस्ट हो जाएंगे।
तो दो फैक्टर समझ में आ गए। अब हेडिंग लगाइए, अफेक्टिंग फैक्टर, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में सबसे पहले हम देख रहे हैं जेड इफेक्टिव। देखो भाई, अभी समझा रहा था जेड इफेक्टिव क्या होगा, इसके प्रोपोर्शनल होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, मतलब जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज करेगा, है ना। क्योंकि जेड इफेक्टिव का मीन्स आप समझते हैं नेट अट्रैक्शंस, अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ क्या होगा, शिफ्टेड होगा यार। और आप ये भी जानते हैं कि जेड इफेक्टिव डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और इनवर्स टू क्या होता है, निगेटिव चार्ज। लेकिन आपको ये बताया गया है कि ये बॉक्स वैलिड कब है, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो या डिफरेंट टाइप के क्या हो, आयन हो। क्लियर है। ठीक भाई, समझ में आ गया है। अब कॉमन सेंस लगा के बताओ, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल पहले करा दूं, फिर आगे शिफ्ट करेंगे। अपने पास है Mn+2, अपने पास है Mn+4, सिंपली, ठीक है। तो जरा बताओ किसका En वैल्यू हाई होगा। कॉमन सेंस है इसका हाई होगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। जैसे ये किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, ज़्यादा खींचेगा। बताओ, ये रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी खींचने की पावर हाई होगी कि नहीं। क्यों हाई होगी, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो ये निगेटिव को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। मतलब कहने का है कि इसका जेड इफेक्टिव हाई है। जैसे एग्जाम्पल अब मैं ले रहा हूँ, अपने पास हो, देखिए एक तो है अपने पास HCl, दूसरा अपने पास है H2 और थर्ड अपने पास है LiH, ठीक है, LiH। यहाँ हमको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन En, ठीक है। हाइड्रोजन का En का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है कि किसमें हाइड्रोजन का En हाई है। क्लियर है। तो जो कुछ नहीं आ रहा है पहले क्या देख लें कि ये पॉजिटिव टूटेगा, ये क्या टूटेगा, निगेटिव। ये तो आ रहा है और इस पर क्या होगा, चार्ज जीरो होगा, और ये मेटल है तो इस पर प्लस होगा, तो इस पर माइनस होगा भाई। अब हाइड्रोजन का पूछा है, वो स्पेशली दो एटम है ना, सभी में किसका पूछ लिया, En ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया En का, तो भाई देख सकते हैं ये क्या है, कैटाइनिक, ये क्या है, न्यूट्रल, ये क्या है, एनाइनिक। तो हाइड्रोजन का इस वाले मॉलिक्यूल्स में En क्या होगा, सबसे ज़्यादा, और इसमें क्या होगा, कम। और सबसे कम किसमें होगा, जहाँ ये क्या है, एनाइनिक फॉर्म में, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जैसे और कुछ कंपाउंड हम लें, जैसे अपने पास है MnCl2, अपने पास है Mn2O4 और अपने पास है MnO3 कर, ठीक है। अब यहाँ हमको क्या देखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीज En, Mn। तो करने का तरीका वही होगा, है ना, चार्ज निकाल लें। इस पर चार्ज कितना आएगा, +2, और इस पर कितना आएगा, +4, है ना। वो ऑक्सीडेशन नंबर से कर रहा हूँ भाई। और इसका कितना आ जाएगा, +6। तो जरा बताओ इधर En बढ़ेगा कि नहीं मैग्नीज का। क्यों बढ़ रहा है En मैग्नीज का, क्योंकि क्या बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। और यहाँ से देख लो En डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। अब देखिए हेडिंग डालेंगे सम इम्पोर्टेंट, नहीं अभी तो फैक्टर इफेक्टिंग ही चल रहा है। दूसरा हम देख रहे हैं, दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग देख लें। दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग है साइज, एटॉमिक साइज, जेड इफेक्टिव देन एटॉमिक साइज। तो भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी En इनवर्स टू क्या हो जाएगा, साइज,
क्योंकि साइज अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, तो अगर साइज इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एग्जाम्पल हम लें कि जैसा अपने पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है भाई, तो आराम से हम यहाँ देख सकते हैं कि किसका EN वैल्यू हाई होगा, तो किससे जा सकते हैं, साइज से जा सकते हैं। इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज। अगर साइज इंक्रीज कर रहा है तो आपका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो क्या करेगा, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ओवरऑल इंक्रीजिंग ऑर्डर ये आ गया कि नहीं, बताओ। मतलब फ्लोरीन एटम की EN क्या है, हाई है इन सभी की कंपेयर में। मतलब ये जो एटम है इन सभी से अच्छा खींचने वाला है, यही तो है इसका मतलब। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए थर्ड फैक्टर हम देख रहे हैं। थर्ड फैक्टर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अब इसको समझना है क्योंकि ये टर्म आपके लिए नई हो सकती है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का मीन्स क्या है, हम किसको चेक करेंगे, हाइब्रिडाइजेशंस को। तो हाइब्रिडाइजेशंस हम अगेन कहाँ पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन थोड़ा सा आइडिया जरूर दे सकता हूँ कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का मीनिंग क्या है। इधर मैंने लिखा हाइब्रिडाइजेशन, इधर क्या लिख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशंस, इधर लिख रहे हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। इफ हाइब्रिडाइजेशंस इज एसपी, है ना, ये तो पता है आपको। ये हम पूरा इसका ऑपरेशन करेंगे, ये क्या होते हैं सब। अब ये बताओ जो sp हाइब्रिडाइजेशंस है तो इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, और s और p के नहीं है ना। आप ये जानते हैं कि जो s सबसेल है उसमें s का एक ही ऑर्बिटल होता है, और जो p सबसेल होता है तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई, 3 ऑर्बिटल होते हैं। क्लियर है। अब हुआ क्या है, इस हाइब्रिडाइजेशंस में s का एक ऑर्बिटल किसके साथ पार्टिसिपेट किया है, p के एक ऑर्बिटल के सिर्फ। ठीक है, और ये आपस में कंबाइन होकर के क्या बना लिए, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बना लिए, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हम देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। और इनका जो नेचर है वो किस टाइप का हो गया, sp नेचर हो गया। ये बिफोर हाइब्रिडाइजेशंस ये प्योरली S था और ये प्योरली P था, लेकिन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशंस ये मिक्स हो गए, हाइब्रिड हो गए। अब इनमें जो नेचर है वो दोनों का है, S का भी है और P का भी है। अब क्या मुझे बता सकते हो कि इसमें S जो कैरेक्टर है वो कितने परसेंट है, 50% है कि नहीं, और P कैरेक्टर भी कितना है, P भी लिख लें यहाँ, परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर। कभी कभी वो P कैरेक्टर का क्वेश्चन से ही बना देता है। तो यहाँ P कैरेक्टर भी कितने हैं, बोलो 50% है कि नहीं, तभी तो ये क्या बना है, 100%। और सिंपली है, परसेंटेज तो निकालना जानते हो ना, परसेंटेज कैसे निकलता है आपको पता है ना, कम अपॉन ज़्यादा, है ना। एक मैं ट्रिक दे रहा हूँ, कम अपॉन ज़्यादा इंटू 100। मतलब क्या होता है, जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो और अपॉन क्या करते हैं, जो टोटल में से किए हैं, ऐसे निकलते हैं ना। तो जरा बताओ मुझे S का परसेंटेज निकालना है, इसमें क्या निकालना है, S का। तो खुद का नंबर कितना है, 1, और कितने में से है, 2 में से। 2 चीज़ नज़र आ रही है ना, S और P। तो क्या हो जाएगा, खुद का नंबर और अपॉन टोटल में से निकाल लें। टोटल कितने ऑर्बिटल है, 2, और खुद का ऑर्बिटल कितना है, 1, और इनटू क्या करेंगे, 100। तो कितना आ गया इसका परसेंटेज, 50। ऐसे ही हम P का निकाल सकते हैं। खुद का ऑर्बिटल इसमें कितना पार्टिसिपेट किया हुआ है, 1, कितने में से किया हुआ है, 2 ऑर्बिटल में से। वही हो गया कि नहीं, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं हाइब्रिडाइजेशंस। अपने पास क्या हो, अपने पास हाइब्रिडाइजेशंस हो भाई sp2। sp2 का मीनिंग क्या है, इसमें एक s का ऑर्बिटल है और इसमें कितने ऑर्बिटल p के गए हैं, 2, और यहाँ कितने ऑर्बिटल बन गए हैं, 3, जो क्या है, हाइब्रिड हैं, जिनकी एनर्जीज बराबर है। कहने का मतलब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जीज क्या होती हैं, बराबर। इनकी एनर्जीज बराबर नहीं है।
खैर वहाँ के पॉइंट हम वहीं लिखेंगे। अब इसमें हम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालना चाह रहे हैं, तो निकालने का तो तरीका वही है, खुद के ऑर्बिटल कितना है 1 और कितने में से है 3 ऑर्बिटल में से है कि नहीं। खुद का ऑर्बिटल 1 है और टोटल ऑर्बिटल कितने हैं 2p के हैं और एक s का है, और इनटू क्या करेंगे 100, ये बोलो कितना आ गया 33.33%। ये कितना आ गया 33.33%। इसका निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं 100 में से ये माइनस कर दो, क्योंकि s और p है ना आपस में, थर्ड तो है नहीं, तो कितना आ जाएगा। यहाँ आप ऐसे निकाल सकते हो, यहाँ से देखो इसके खुद के ऑर्बिटल कितने हैं 2 और कितने में से हैं 3 में से, और क्या करेंगे इनटू 100 निकालो। देखो इसके खुद के ऑर्बिटल कितने हैं 2 हैं और टोटल ऑर्बिटल कितने हैं ये 3 हैं कि नहीं, तो 2/3 लिखेंगे ना, परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं ना। हाँ p के लिए निकाल लो, p के लिए, तो कितना आ जाएगा ये बोलो 66.66%। तो कहने का मतलब ये है कि इस हाइब्रिडाइजेशन में p कैरेक्टर ज़्यादा हैं किससे s कैरेक्टर से, और इस हाइब्रिडाइजेशन में दोनों कैरेक्टर इक्वली हैं, बराबर हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो s के कितने कैरेक्टर हो जाएंगे 25 हो जाएंगे कि नहीं भाई, और इसके p के कितने हो जाएंगे 75 कैरेक्टर हो जाएंगे। बोलो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं, जब हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या हो रहा है डिक्रीज। देखो तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या हो रहा है डिक्रीज, और अभी हम लिखे थे कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू EN, ठीक है। खैर वो पहले मैं समझाता हूँ चीज़ें। तो ये तो यहाँ से तय हो रही है कि ऊपर से नीचे आने का परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या हो रहे हैं डिक्रीज, और ऊपर से नीचे आने पर ये परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर क्या हो रहे हैं इंक्रीज। बोलो भाई साफ नजर आ रहा है। यस अब देखिए हम इसको कैसे EN से को रिलेट कर रहे हैं ये समझना है आपको, ये यहाँ तक समझ में आ गया। तो पहले मैं बॉक्स बना देता हूँ कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब ये मैंने बॉक्स ऐसा क्यों लिख दिया है ना कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्यों है। आप जानते हैं अगर हम न्यूक्लियस से क्लोजनेस देखें सब सेल की तो S, उसके बाद P, उसके बाद D और उसके बाद क्या होती है F। ये बताओ जब जब इलेक्ट्रॉन S सब सेल में होगा, जब इलेक्ट्रॉन S सब सेल में होगा तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा मैक्सिमम होगा कि नहीं। अगर मैक्सिमम होगा तो EN भी क्या होगी मैक्सिमम। तो जरा बताओ अब सिंपली है कोई भी एटम है, जैसा आपके पास कार्बन है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो सकता है। एक तो कार्बन ऐसा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो sp, एक कार्बन ऐसा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो sp2, और एक कार्बन ऐसा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो sp3। क्लियर है। तो कॉमन सेंस है इधर से इधर जाऊंगा तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेंगे। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ने का मीन्स ये है कि EN बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा EN इंक्रीज करेगा। अगर मैं EN का ऑर्डर लिखूं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ EN क्या यही आएगा कि नहीं। तो इसका मीन्स आपका EN किस पर डिपेंड कर रहा है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पर। तो अभी हम 3 फैक्टर पढ़ लिए हैं। एक फैक्टर क्या है भाई साइज फैक्टर जेड इफेक्टिव, और दूसरा हम क्या देख लिए हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। बट ये परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कहाँ देखना है जब हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा हो, है ना। तो आपको ये पता है कि जनरली जेड इफेक्टिव कहाँ देखेंगे पीरियड में, साइज कहाँ देखेंगे ग्रुप में, और एस कैरेक्टर कब देखेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा हो। क्लियर है भाई। चलिए अब हेडिंग देंगे जरा, सम इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ EN, सम
इम्पोर्टेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो मैं आप चार्ट बना रहा हूँ ये याद नहीं करना, लेकिन कुछ एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। लेकिन मैं ट्रिक बताऊंगा है ना, आप उसको बना सकते हो ना, सबकी याद नहीं करनी, एक ट्रिक याद रख लेना, काम हो जाएगा अपना। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं है ना, उनकी डिसाइड की गई है ना, फिक्स है वो चीज़। मतलब कहने का ये मीन्स ये है कि वो क्या कर दी गई, डिसाइड करके फिक्स कर दी गई, और वो एक्सपेरिमेंटल डिसाइडेड है ना। जैसा कुछ साइंटिस्ट हुए थे, कुछ स्केल हम पढ़ेंगे, पाउलिंग स्केल, ठीक है, मोलिकिन स्केल। तो इन्होंने एक क्या किया, एक योगदान दिया किसमें, एलिमेंट्स जो गिवन हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिसाइड करने में, और फिर डिसाइडेबल करके उन्होंने फिक्स कर दी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना है। तो हमें सबकी तो लर्न नहीं करनी है कि किसकी कितनी है, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में एक क्लू बनना चाहिए, एक आइडिया तो आना चाहिए, और वो आइडिया मैं क्लियर करा रहा हूँ। जनरल बताओ, जनरल में एकदम पूछ रहा हूँ। जनरल ये है कि अगर हम ये प्रोडक्शन देखें, हम पीरियड में हैं और हम किस में हैं, ग्रुप में हैं। तो जब हम इधर से इधर मूव करेंगे तो जरा बताओ जेड इफेक्टिव बढ़ता कि नहीं। जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो ये तो मुझे यहाँ से तय हो गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा इन ए पीरियड। क्लियर है। और जब हम ग्रुप में होंगे तो ग्रुप में चूंकि क्या बढ़ता है, साइज बढ़ता है। अगर साइज बढ़ता है तो मुझे ये प्रेडिक्ट हो गया कि ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो रटने से तो काम नहीं बनेगा, ये प्रेडिक्शंस क्या है ना, सफिशेंट है। बिकॉज अगर वो ऐसा आर्टिफिशियल क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ किसका EN हाई है और किसका लो है, ये कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अब मैं एग्जैक्ट लिखा रहा हूँ, क्या लिखा रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं एलिमेंट्स को मैं कंसिडर कर रहा हूँ जिनका EN वैल्यू मोर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आओ, तो सम इंपॉर्टेंट वैल्यू में अपने पास यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है लिथियम, यहाँ है सोडियम। लिथियम से आगे बोलो क्या रखा हुआ है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और यहाँ नियोन को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्म करता ही नहीं है, क्योंकि वो क्या है, इनर्ट, समझ रहे हैं। हाँ, इनर्ट गैसेस की, उनको कंसिडर नहीं करेंगे। अब ये बताओ जरा, यहाँ क्या रखा हुआ होगा, मैग्नीशियम, Mg, यहाँ एल्यूमिनियम, यहाँ Si है, यहाँ फॉस्फोरस, यहाँ सल्फर और यहाँ क्लोरीन। अभी हम बता रहे थे कि जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो EN तो बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो EN घटेगा क्योंकि साइज बढ़ेगा। ये एलिमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनका आपको याद रखना है EN वैल्यू। हाइड्रोजन का तो याद ही रखना है, हाइड्रोजन का EN वैल्यू होता है 2.1। कितना होता है, 2.1, ये याद रखना है, बाकी याद नहीं रखना क्योंकि मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसके लिए। देखिए, लिथियम से शुरू करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, लिथियम से क्या करेंगे, शुरू और यहाँ तक जाएंगे, और लिथियम का जो EN वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। अब जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो 0.5 से क्या करेंगे, इंक्रीज, तो चीज़ें शॉर्ट हो गई। लिथियम का याद रखेंगे कितना होता है, 1, और इधर मूव करने पर कितने से इंक्रीज करना है, 0.5 से। तो जरा बताओ इसका EN वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा कि नहीं। इसका EN वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं। कार्बन का कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा कि नहीं। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 3, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 3.5, और फ्लोरीन का कितना हो जाएगा भाई, 4। तो कितने से इंक्रीज किए हैं, 0.5 से। ठीक है, हाइड्रोजन का याद करना है, लिथियम का। अब इसकी बात करें तो इसका होता है 0.9। क्या है, 0.9। अब अगेन फिर ट्रिक समझो, क्या बोल रहा हूं, ट्रिक समझना है। तो अब कितना ऐड करते हुए जा रहा है, 0.3।
कितना ऐड करना है 0.3, वहाँ कितना कर रहे थे 0.5, क्योंकि साइज बढ़ गया तो EN में रिडक्शन होंगे ना, ऐसे याद रख सकते हैं। और लास्ट के 2 एलिमेंट्स में सुनो, यहाँ तक तो 0.3 ऐड करते हुए जाना है, और ऐसे याद करेंगे कि लास्ट के 2 एलिमेंट में 0.4 और 0.5 से इंक्रीज करना है, ठीक है, और 0.5 से, ठीक है। इसका फिर बोलो 0.3 से इंक्रीज करो तो कितना आ गया, बोलो, हाँ 1.2। इसका अगेन 0.3 से करेंगे, इसका बोलो, इसका बोलो 0.3 से इंक्रीज कराओ, अच्छा सॉरी 1.5, हाँ इसका कितना आ गया 1.8, इसका बोलो 2.1। अब रुक जाओ, लास्ट के 2 एलिमेंट्स में क्या करना है, 0.4 और 0.5 को कंसिडर करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 करें तो 2.5 हो जाएगा कि नहीं, और ये कितना हो जाएगा, लगभग 3 हो जाएगा। क्लियर है भाई? हाँ 0.4 और 0.5 से। तो यही आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतनी एलिमेंट्स का EN वैल्यू। बाकी आपको पता है कि ग्रुप में क्या होगी, लगातार घटेगी, और सबसे कम किसकी होती है, CGM की, और इसकी होती है 0.7। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, और होनी चाहिए मैक्सिमम किसकी होगी, फ्लोरीन की, क्योंकि इधर से भी इंक्रीज हो रही है और इधर से भी इंक्रीज हो रही है। हैलोजन फैमिली की मैं सबकी लिख देता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ है ब्रोमीन और यहाँ है आयोडीन। इसकी होती है 2.5, 2.8 कर लें, और इसकी 2.5। क्लियर है भाई? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हैं जो आपको एकदम लर्न होने चाहिए। मैं ट्रिक बता दिया हूँ कि अगर इस पीरियड में है तो 0.5 से इंक्रीज कर दो, हाइड्रोजन का 2.1, और इसमें 0.3 से, लास्ट के 2 एलिमेंट 0.4 और 5 से। क्लियर है भाई? अब सिंपली देखेंगे जरा, हाँ ये पॉलिंग का स्केल है, उसी ने इंडिविजुअल एलिमेंट्स की EN को फिक्स किया था एक्सपेरिमेंटल, जो आज हम देख पा रहे हैं। उसके लिए ट्रिक हम दिए हैं कैसे याद करना है। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर हम देखें तो कुछ एलिमेंट्स की EN बराबर है, देखो किन की बराबर है, एक तो इसकी बराबर है, दूसरे इसमें से डाटा उठाओ फॉस्फोरस की, तो हाइड्रोजन की EN बराबर है फॉस्फोरस की, और किसी की बराबर है क्या, हाँ आयोडीन की है 2.5, नहीं सॉरी ये 2.1 है, और यहाँ ये इनकी बराबर है, और बोलो किस किस की बराबर है, कार्बन की और सल्फर की, है ना, और आयोडीन की, इनकी EN बराबर है। और देखो और कहीं बराबर है नाइट्रोजन और क्लोरीन की, नाइट्रोजन और कहीं बराबर है क्या, है ना, यही है। तो इन, है ना, चलो उसको छोड़ो, तो इन एलिमेंट्स का EN वैल्यू क्या है, सेम सेम है। क्लियर है? नोट कर लेंगे। अब देखिए ये आपको कैसा हेल्प करेगा ये चार्ट, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो हेडिंग डालेंगे एक, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके भाई एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एप्लीकेशंस नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। देखिए आपको पता है पीरियोडिक टेबल में मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं और मेटलॉइड भी हैं। मैं इनको डिफाइन करूं थोड़ा। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराना, नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, यही है ना। अब जरा बताओ, कॉमन सेंस लगाना, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कौन करा सकता है,
जिसका EN वैल्यू क्या हो, कम हो, वही तो रिलीज कराएगा, क्योंकि ये EN का मीन्स है इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही है ना। और कौन जनरली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिनका EN वैल्यू हाई होगा ना। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू EN और मेटेलिक कैरेक्टर इनवर्स टू EN। इसका मीन्स जरा बताओ, ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में ये जो ग्रुप हैं 1 2, इनमें मेटल होती कि नहीं। और अभी आपने देखा इधर में EN वैल्यू सबसे कम लिखा था और इधर जाने पर EN वैल्यू बढ़ रही है। तो पीरियड में अगर हम देखें तो जब हम इधर से इधर मूव करते हैं तो कौन से कैरेक्टर बढ़ते हैं, नॉन मेटालिक, तो कौन से घटते हैं, मेटालिक। एक बढ़ेंगे तो दूसरे घटे। ऊपर से नीचे आते EN क्या करता है, डिक्रीज, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेंगे, इंक्रीज, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज। समझ में आ गया। तो भाई नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मीनिंग क्या है, जो क्या करते हो, नॉन मेटल किनको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट, टेंडेंसी टू एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नॉन मेटल का मीन्स क्या है, ये लिखने, नॉन मेटल के एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मेटल का मीन्स क्या है, मेटल का मीन्स है रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। तो अब जरा बताओ एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कब हाई होगी, किसी भी एलिमेंट्स की, जब EN हाई होगा तो वो नॉन मेटल अच्छा होगा। ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि इधर से इधर मूव करने पर क्या बढ़ रहा है, चूंकि EN बढ़ रहा है, अगर EN बढ़ रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होंगे भाई, इंक्रीज। बट जब हम ग्रुप में हैं तो EN क्या कर रहा है, डिक्रीज। अगर EN डिक्रीज कर रहे हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या करेंगे, डिक्रीज। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेंगे, डिक्रीज, तो कौन से इंक्रीज करेंगे, मेटालिक। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेंगे, इंक्रीज। और यहाँ कौन से डिक्रीज करेंगे, मेटालिक। तो यहाँ मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। मतलब कहने का ये है कि सीजियम एक बहुत अच्छी मेटल है और गुड नॉन मेटल इज फ्लोरीन। समझ रहे हैं, ये गुड मेटल और ये गुड नॉन मेटल, क्योंकि इधर आने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, इधर जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। बोलो भाई। मेटलोइड इन दोनों के मिड का होता है। ठीक है, मतलब उनका EN इन दोनों के बीच में कहीं फंसेगा, ना हाई होगा ना लो होगा। सबसे अच्छी नॉन मेटल वो होगी, है ना, कौन सी, जिसका EN हाई होगा, और सबसे अच्छी मेटल वो होगी जिसका EN सबसे मिनिमम होगा, और मेटलोइड वो होंगी जिसका EN मिड का होगा, और मिड भी रखें। चलो भाई, तो हमने पहला एप्लीकेशंस देख लिया, मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। दूसरा एप्लीकेशंस हम देख रहे हैं, दूसरा एप्लीकेशंस लिखेंगे बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी। अब जरा बताओ, अगर आपको रिलेशनशिप देखना है तो आप ये खुद से फॉर्मूला बना सकते हैं।
आपने देखा था ना, मैं बोल रहा था कि ये चार्ज डेवलप होगा तो बॉन्ड क्या होगा, पोलर। और ये चार्ज कब ज़्यादा डेवलप होगा, जब एक एटम का En पावर हाई हो और दूसरे एटम का En पावर कम हो, तो ये रिलीज ज़्यादा करेगा, ये खींचेगा ज़्यादा, तो ये चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि बॉन्ड पोलरिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बट नॉट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। डिफरेंस मैं फिर से बोल रहा हूं, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये डिफरेंस जितना हाई होगा बॉन्ड की पोलरिटी उतना हाई होगा, क्योंकि डिफरेंस हाई तभी होगा जब एक का हाई है और दूसरे का लो होगा। तो यहां से हम बॉन्ड पोलरिटी कि भाई क्या कि बॉन्ड पोलरिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, चलो कुछ एग्जांपल लेकर के हम सेट करते हैं, कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। क्या है अपने एग्जांपल इसी से रिलेटेड है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड पोलरिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड पोलरिटी। अपने पास है H2O है, अपने पास है CH4 है, अपने पास NH3 है और अपने पास HF है। ठीक है भाई, तो हमको ये चेक करना है कि इसमें मैक्सिमम पोलर बॉन्ड कौन सा है। यही मैं हेडिंग डलवाया हूँ, बॉन्ड पोलरिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है। ठीक है, दूसरा देख लें, HF है, HCl है, HBr है और HI है। NH3 है, PS3 है, ASH3 है और SbH3। तो हम क्या चेक कर रहे हैं, बॉन्ड पोलरिटी। यस, चलिए भाई पहले इसको चेक करें, कहाँ हैं हम, पीरियड में हैं, यही है ना। अच्छे से जानना, बॉन्ड पोलरिटी के लिए मुझे क्या देखना होगा, डेल्टा En में डिफरेंस। अब जरा बताओ, जो आपका हाइड्रोजन एटम है उसका En कितना है, 2.1। ये ऐसे हेल्प करेगा जो लिखाया हूँ चार्ट। ऑक्सीजन का लिखाए थे, कितना लिखाए थे, 3.5, ये तो लिखाए थे। इनका डिफरेंस निकालो, 3.5 माइनस 2.1, कितना डिफरेंस आ रहा है? कितना आ रहा है, 1.4। क्लियर है भाई? तो इसका En डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.4। इसका निकालो। कार्बन का कितना En होता है, 2.5 और हाइड्रोजन का कितना होता है बोलो, 2.1। ये डिफरेंस अगर देखें तो कितना आ रहा है, 0.4। अब ये नाइट्रोजन का निकालो, हाइड्रोजन का तो फिक्स है, कितना है, 2.1 और नाइट्रोजन का En कितना होता है, 3, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.9। ठीक है, इसकी बात करें, इसका होता है 4 और हाइड्रोजन का 2.1, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.9। ठीक है भाई? तो जरा बताओ सबसे ज्यादा डिफरेंस En में कहाँ है, 1.9 है कि नहीं? तो ये वाला बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम पोलर होगा। उसके बाद डिफरेंस देखो किस में ज्यादा है, वाटर में है कि नहीं? तो इसके बाद पोलर कंपाउंड मोर कौन होगा, H2O, और उसके बाद डिफरेंस किस में है, अमोनिया में है कि नहीं, NH3, और सबसे कम En में डिफरेंस किस में है, CH4। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, बॉन्ड पोलरिटी, बट नॉट BP, है ना। बॉन्ड की पोलरिटी हमेशा किससे चेक करेंगे, डेल्टा En में डिफरेंस। क्लियर? तो ये अच्छा बॉन्ड है जो पोलर है। जो मॉलिक्यूलर पोलरिटी होती है वो अलग चीज़ है, मॉलिक्यूलर की पोलरिटी अलग चीज़ है, वो हम आगे पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स की भी पोलरिटी हो सकती है और बॉन्ड की भी पोलरिटी हो सकती है।
तो अब देखिए कॉमन सेंस आपको फास्ट क्वेश्चंस कैसे करना है ना, डिफरेंस नहीं निकालते रहना है, मैं फास्ट सिखा रहा हूँ। फास्ट कैसे करना है, देखो सभी में हाइड्रोजन कॉमन है, सभी में क्या है, हाइड्रोजन कॉमन है। अब इधर से इधर आने पर एटम का En क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो डिफरेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं, है ना। बड़े में से ये सभी में क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी में क्या है, कॉमन है। तो ज़्यादा में से अगर ये घटाऊंगा तो ज़्यादा ही मिलेगा, कम में से ये घटाऊंगा तो कम मिलेगा, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको डील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको डील कर रहे हैं। अब कॉमन है ये हाइड्रोजन, तो क्या है, सभी में सेम सेम है, 2.1 2.1, और इधर जाने पर En एटम का क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो ये डिफरेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा कि नहीं। तो इसका मीन जरा बताओ, पोलरिटी ये आ जाएगी कि नहीं, डेल्टा En में चेंज क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड पोलरिटी। ये बताओ फिर से सेम थिंग है कि नहीं, हाइड्रोजन का En क्या है, सभी में 2.1 है, और ऊपर से नीचे जाने पर एटम का En फॉल कर रहा है, तो चेंज भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा En में चेंज इधर मिलेगा कि नहीं, क्लियर है भाई। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन हम करते हैं, एक अच्छी प्रॉब्लम आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चंस की फॉर्म में मैं ले लेता हूँ, क्वेश्चंस करा रहा हूँ। क्वेश्चंस लिखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मैक्सिमम पोलर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मैक्सिमम पोलर। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई, ऑप्शंस नंबर फर्स्ट, ऑप्शंस नंबर 2, ऑप्शंस नंबर 3, ऑप्शंस नंबर 4। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मैक्सिमम पोलर। ट्राई करोगे। अब एक ही चीज़ है, पोलरिटी के लिए क्या देखना है, डेल्टा En में डिफरेंस देखना है। आओ चलो करते हैं। देखिए कार्बन अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो इसका En कितना होता है, 2.5, यही है ना। बट ये क्या बनाया हुआ है, बॉन्ड। तो इंडिविजुअल एटम जो है कार्बन, उसका क्या हो रहा है, चेंज, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, चेंज। देखिए हाइब्रिडाइजेशंस में थोड़ा सा बता दूं, जब हम हाइब्रिडाइजेशंस निकालते हैं तो क्या क्या काउंट करते हैं, सिग्मा काउंट करते हैं, माइनस चार्ज काउंट करते हैं, लोन पेयर काउंट करते हैं। क्या काउंट नहीं करते, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, ये काउंट नहीं करते, ये काउंट करते हैं। अगर नहीं आता है तो इसका मैं हाइब्रिडाइजेशंस निकाल रहा हूँ, इस एटम का, ठीक है भाई। कितने सिग्मा इसके अराउंड 4 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशंस क्या आ जाएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशंस क्या आ जाएगा भाई, sp3। क्लियर है। इसके अराउंड भी कितने हैं बोलो, 4 हैं, तो 4 में क्या बनेगा, sp3, मतलब 4 ऑर्बिटल हैं, इनको मर्ज कराना है, तो एक s का जाएगा और 3 p के जाएंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशंस भी क्या हो गया बोलो, sp3। क्लियर है भाई। इसका निकालना हूँ, क्या काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड। बताओ एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, और एक सिग्मा यहाँ होगा, क्योंकि ये अपनी कितनी बैलेंसी में पाया जाता है, कार्बन 4 में। तो अगर मैं कहीं बॉन्ड नहीं बनाया तो वो अंडरस्टूड है, वहाँ क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ। तो इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशंस देखें तो इसका क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, 1 2 3 ऑर्बिटल मर्ज होंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। इसका देखो 1 और 2 क्या हो जाएगा, sp, और इसका अगेन क्या हो जाएगा, sp3। इसका देखो sp और इसका क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अब क्या En वेरी करेगा, यस, क्योंकि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर वेरी कर रहे हैं। आपको पता था कि En डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। आओ जरा चेक करते हैं,
देखिए यहाँ एस करेक्टर और यहाँ एस करेक्टर तो बराबर हैं, तो ई एन वैल्यू दोनों का क्या है, बराबर है। तो डेल्टा ई एन में डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो। अगर ज़ीरो होगा तो ये क्या होगा, नॉन पोलर, है ना भाई। और पूछा हुआ क्या है, मैक्सिमम पोलर। आओ औरों को चेक करते हैं, इसको चेक कर रहा हूँ, ठीक है भाई। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 और इसका क्या है, sp2। तो इसके कंपेयर में यहाँ परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर हाई है, मतलब इस कार्बन के कंपेयर में यहाँ ई एन वैल्यू हाई है इस कार्बन की, तो इनमें कुछ तो डिफरेंस आएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ डेल्टा ई एन डिफरेंस क्या है, नॉन ज़ीरो, और यहाँ डेल्टा ई एन डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो। तो पहली बात तो ये बॉन्ड पोलर है, बट कितना पोलर है वो किस पर डिपेंड करेगा, डेल्टा ई एन में डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड की पोलरिटी ज़्यादा है। चलो अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। अगेन ये क्या है, sp3 और ये क्या है, sp हाइब्रिड कार्बन है। तो ज़रा दोनों ऑप्शन देखो, इसका ई एन इसके ई एन के बराबर है कि नहीं, है ना। और इनमें ई एन अगर मैं देखूं तो ये ई एन क्या है, ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है इस कार्बन की कंपेयर में। समझ रहे हैं ना ये चीज़। फॉर एग्जांपल और अच्छे से समझाऊं, मैं कार्बन का रफली ई एन कितना मान लेता हूँ, 2.5। मतलब अगर कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिड है, तो मैंने उसका ई एन कितना माना हुआ है, 2.5। तो इसका भी कितना होगा, 2.5। बोलो भाई, इसका ई एन कितना होगा, अगेन 2.5। और जरा बता दो इसका ई एन 2.5 होगा क्या, नहीं ना, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ गए तो ई एन बढ़ जाएगा, तो 2.5 से तो ज़्यादा ही होगा। मैंने मान लिया कि इसका ई एन कितना हो गया, 3 मान लिया समझाने के लिए। अब जरा बताओ इसका फिर से अगेन कितना होगा, 2.5 होगा कि नहीं। और ये चूंकि इस कार्बन में परसेंटेज एस करेक्टर इससे भी ज़्यादा है, यहाँ परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर आपको पता है कितने हैं, 33.33%, और यहाँ कितने हैं, 50%। तो चूंकि इस हाइब्रिडाइजेशंस में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ गए, तो इसके कंपेयर में क्या इसका ई एन वैल्यू बढ़ना चाहिए कि नहीं। यस, इसका अगर 3 माने हैं तो इसका कितना मान लूँ, 3.5 मान लूँ कि नहीं। समझ में आता, इसका कर लें। अब बताओ इसका ई एन डिफरेंस में कितना माना था, 3.5 इस हाइब्रिडाइजेशंस का, और इसका कितना माना हूँ, 3 माना हूँ कि नहीं। अब डेल्टा ई एन में डिफरेंस निकाल सकते हैं आराम से करेंगे। सबसे ज़्यादा जो डेल्टा ई एन में डिफरेंस आएगा वो यहाँ आएगा करेंगे, बोलो निकाल लो ना आप, डाटा अब लिखा हुआ है आराम से। यहाँ तो 0 आ गया, यहाँ सभी में नॉन ज़ीरो होगा, इन सभी में डेल्टा ई एन डिफरेंस क्या है, नॉन ज़ीरो। लेकिन वो डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ निकालो कितना डिफरेंस आ गया, 1 का। यहाँ डिफरेंस निकालो कितना आ गया, 0.5 का। यहाँ डिफरेंस निकालो, ये भी कितना आ गया, 0.5 का। तो मैक्सिमम डिफरेंस तो यही है ना, तो ये बॉन्ड क्या है, मैक्सिमम पोलर है। अब ये है कि डेटा माना है तभी तो मैं समझा पा रहा हूँ, तो ये तो मैंने माना हुआ डेटा है। लेकिन आप डायरेक्ट देख सकते हो, डायरेक्ट सोच सकते हो ना कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशंस है इसमें मान लीजिए ये क्या है, मिनिमम एस करेक्टर है, यहाँ मैक्सिमम है, तो यही डिफरेंस क्या आएगा, बोलो मैक्सिमम आएगा। मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस लोगे तो वो भी तो मैक्सिमम आएगा। ऐसे देख सकते हो, ऐसे भी सब देख सकते हैं, जैसे एस कैरेक्टर मतलब उतना ज़्यादा है, इसका एस कैरेक्टर जितना कम होगा ई एन उतना कम होगा, क्योंकि एस करेक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ई एन है ना। बट अच्छा क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो एप्लीकेशंस नंबर 2, बॉन्ड पोलरिटी। बॉन्ड पोलरिटी हमेशा किससे चेक करोगे, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर। थर्ड लिखेंगे आयनिक करेक्टर। आयनिक देखिए हम आपको बताए हैं आयनिक बॉन्ड कहाँ बनता है, आयनों के बिटवीन क्या हो, आयन हो वहाँ, तो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसा आपके पास है NaCl, देखो भाई
Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। ये दोनों आयन किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड हैं, ये दोनों आयन किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड हैं, और जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड हैं उसी को नाम दिया गया है आयनिक बॉन्ड। क्योंकि केमिकल बॉन्ड क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो एटम को हेल्ड किए हुए है। अब जरा बताओ सिंपली मैं क्या लिखा हूं, आयनिक कैरेक्टर। अब जरा बताओ ये चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो ये आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बढ़ेगा तो आयनिक परसेंटेज बढ़ेगा, या आयनिक कैरेक्टर या आयनिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज। और ये चार्ज में डिफरेंस कब बढ़ेगा? तब बढ़ेगा जब डेल्टा EN में डिफरेंस लार्ज हो। बोलो, समझ रहे हैं ना? जैसे मैंने माना सीजियम का फ्लोराइड है एक, इसका EN कितना होता है 0.7 और इसका कितना होता है 4। ये देखो सोडियम क्लोराइड, इसका EN कितना है 0.9 और इसका कितना है 3। चूंकि यहाँ EN में डिफरेंस मैक्स है तो ये चार्ज क्या होगा, ज़्यादा डेवलप होगा कि नहीं, और ये चार्ज क्या होगा, कम डेवलप होगा कि नहीं। तो इसमें आयनिक नेचर बढ़ेगा कि नहीं, और इसमें आयनिक नेचर क्या होगा, कम होगा कि नहीं। तो मैं लिख सकता हूं कि आयनिक कैरेक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू अगेन चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोल सकता हूं कि मोर पोलर बॉन्ड इज मोर आयनिक। यस, ठीक है भाई। तो आयनिक कैरेक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN। जितने मैं फॉर्मूले लिखाता हूँ रटने की कोई भी नीड नहीं है। अगर आप की पे जाते हैं, बेसिक पे जाते हैं तो फॉर्मूला खुद से बनाया जा सकता है, बस उसके की को समझना है। कुछ एग्जांपल ले लें, जैसे अपने पास है LiCl, BeCl2, BCl3, CCl4। क्या लिखना है आपको, परसेंट आयनिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, आयनिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर। LiCl, NaCl, KCl, RbCl, सीजियम क्लोराइड, सेम क्वेश्चंस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। NaCl, MgCl2, AlCl3, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। ये हम फिर से पढ़ रहे होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, फिर से पढ़ेंगे सारा। चलो आओ देखते हैं, इसको हम डील कर रहे हैं। पहले जरा बताओ, इधर से इधर, जो क्लोरीन तो सभी में सेम है ना, इधर से इधर जा रहे हैं तो EN बढ़ रहा है, ठीक है। अब जरा देखना, क्लोरीन का EN कितना लिखाया था 3, क्लोरीन का EN क्या है, ठीक है भाई। जब इधर से इधर जा रहे हैं तो EN बढ़ रहा है तो डिफरेंस क्या होगा, कम। समझ रहे हैं ना, EN घटता तो डिफरेंस बढ़ता, क्योंकि एक का फिक्स है 3। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ लिथियम का लिखाया था कितना होता है 1, है ना, तो इसका डिफरेंस ये आ गया। बेरिलियम का कितना होता है 1.5, बोरोन का कितना होता है 2 हो जाएगा कि नहीं, और कार्बन का कितना हो गया 2.5। तो जरा बताओ, इधर से इधर जाने पर चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं। अगर डिक्रीज हो रहा है तो आयनिक कैरेक्टर भी क्या होंगे, डिक्रीज। बोलो भाई, तो ये अच्छा आयनिक है इसके कंपेयर में, कहने का मतलब ये है। जबकि ये आयनिक नहीं है, रियलिटी ये है, एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है। लेकिन फिर भी हम परसेंटेज की बात करें, आयनिक कैरेक्टर होने की बात करें, तो इन सभी के कंपेयर में इसमें आयनिक नेचर ज़्यादा है, कहने का मतलब ये है।
ये बोलो, इधर से इधर जा रहे हैं, ई एन क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो चेंज क्या होगा, इंक्रीज, है ना। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इसका मीन्स आयनिक कैरेक्टर ऐसे इंक्रीज होंगे। समझ में आता। इसका बोलो, इसका ई एन 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। अब जरा बताओ इसका कितना है, 0.9, इसका कितना दिखाए थे, 0.3 ऐड कर दो, 1. फिर से क्या करोगे, 0.3 इंक्रीज कर दो, कितना हो जाएगा, 1.5। ठीक, तो ये डिफरेंस क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि ई एन इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज। ऐसे जा सकते हैं, तो ये ऑर्डर है। समझ में आ गया। तो एग्जैक्ट मत लिखा करो, आपको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर चलाना है, ठीक है, कि डिफरेंस कब बढ़ सकता है और तब डिक्रीज हो सकता है। तो हमने एप्लीकेशंस क्या दिए गए, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, अगेन क्या देखे हैं हम, ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी और आयनिक कैरेक्टर। अगला एप्लीकेशंस देख रहे हैं, लिखेंगे थर्ड इज, या जो भी नंबर हो, फोर्थ, लुईस बेस स्ट्रेंथ। लुईस बेस स्ट्रेंथ मतलब बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। इन्हें शॉर्ट क्या बोलेंगे, इसको LBS, LBS देख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे, AS, ये एसिडिक नेचर अकॉर्डिंग टू लुईस। देखिए, किसी भी कंपाउंड को एसिडिक या बेसिक डिफाइन करने के लिए अपने पास 3 कंसेप्ट होता है, जो हम कहाँ पढ़ते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में। आपने नाम सुने होंगे, मैं बता देता हूँ, आरेनियस कंसेप्ट, ब्रोस्टैंड लोरी कंसेप्ट और लुईस कंसेप्ट। इनकी इंडिविजुअल थ्योरी है, ठीक है, किसी को एसिड और किसी को बेस डिफाइन करने के लिए। मैं थोड़ा सा टच करा रहा हूँ, वहाँ एक्सप्लेन दूंगा, एक्सप्लेनेशंस करूँगा। आरेनियस ने बोला एसिड के लिए, फॉर एसिड, उसने बोला वो सारे कंपाउंड एसिड हैं जो क्या रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं, H+ आयन। लेकिन साथ में इसने लिमिटेशन लगाया, क्या लिमिटेशन लगा दिया, कि H+ आयन देता हो कहाँ, वाटर में, ठीक है। तो इसके लिए मीडियम इज रिक्वायर्ड, है ना। बिना मीडियम के ये एसिडिटी को डिफाइन या बेसिसिटी को डिफाइन नहीं करता। समझ में आ गया। मतलब उसके लिए HCl तभी एसिड है जब वो किस में डीप हो, एक्वस में, तब वो इसको क्या मानेगा, एसिड। समझ में आ गया। दूसरा कंसेप्ट है ब्रोस्टैंड लोरी कंसेप्ट। उसने सेम थिंग बोला, उसने भी क्या बोला, कि वो सारे के सारे कंपाउंड एसिड हैं जो H+ आयन देने की टेंडेंसी रखते हों। उसने मीडियम को हटा दिया कि वो कहीं भी दे सकता है, मीडियम रिक्वायर नहीं है, ठीक है भाई। अब लुईस क्या बोला, लुईस ने, अच्छा हम बेस को डिफाइन कर रहे हैं, सॉरी, चलिए एसिड को कर देता हूं पहले, है ना। लुईस ने एसिड उन स्पीसीज को बोला, किसको बोला, जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग वो एसिड होगी, जो इलेक्ट्रॉन लेना जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन लेना कौन जानते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। अब ये बताओ जरा यार, इलेक्ट्रॉन कहीं एयर में तो जाकर के रुकेंगे नहीं ना। अगर एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके पास लेने के लिए क्या होना चाहिए, स्पेस। स्पेस बोले तो ऑर्बिटल। तो नेसेसरी कंडीशंस क्या है लेने के लिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, हैविंग विद वैकेंट ऑर्बिटल। तो भाई एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए वैकेंट ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू लुईस। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, लुईस एसिड कहलाएंगे। अब हम चूंकि बेस पढ़ रहे हैं, LBS बता देता हूं, लुईस के अकॉर्डिंग बेस वो सारी स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर हों। क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनर। और स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनर कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस तो हो भाई, तभी तो वो डोनेट कर सकती है। आप दानवीर कब हो सकते हो, जब आपके पास पैसा हो, तभी तो डोनेट कर सकते हो,
है ही नहीं तो काय का डोनर, है ना। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनर हो, और इलेक्ट्रॉन डोनर कब होंगे, जब क्या हो, प्रेजेंस ऑफ क्या हो, इलेक्ट्रॉन, मतलब लॉन पेयर, या इलेक्ट्रॉन रिच हो, या निगेटिवली चार्ज्ड हो। निगेटिवली चार्ज बोलूँ चलेगा, क्योंकि मीन्स वही है, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है ना। मतलब सिंपल बोल दिया, इलेक्ट्रॉन रिच हो और रिच के साथ देने की टेंडेंसी भी हो। कभी कभी आपने ऐसे महान लोग देखे हैं कि उनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन डोनर टेंडेंसी है ही नहीं, तो होने से कुछ नहीं होता, वो नेचर भी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन हो और देने की टेंडेंसी भी हो। दूसरा बेस के लिए क्या है, लेने की टेंडेंसी हो। एक टेंडेंसी बोल रहा हूँ हमेशा, लेने की टेंडेंसी हो, और लेने की टेंडेंसी तभी हो सकती है जब वो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, और कहीं तो लेगा, और कहाँ लेगा, अपने स्पेस में, मतलब बैकेंड ऑर्बिटल में। ठीक है भाई। तो लुईस बेस हम देख रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं। अगला एप्लीकेशन है LBS। LBS पहले हम देख रहे हैं इसमें बेस क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लुईस लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लुईस बेस इज इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। अकॉर्डिंग टू लुईस बेस इज इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। ब्रैकेट में लिखेंगे डोनर टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस इज डोनर टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग विद negatively charged oblique इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, ये क्या होंगे आपके, बेस होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैविंग विद निगेटिवली चार्ज्ड ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच जहां लिखे हो ब्रैकेट में लिखोगे LP, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हाँ LP अभी लिख लो LP, बाकी तो हम पूरा देखेंगे। ये LP पूरा केमिकल बॉन्डिंग में बहुत पढ़ना है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बेस की मैं ऐसे कुछ एग्जांपल दूं, देखो अगर मैंने लिखा H माइनस, निगेटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इट इज़ ए बेस। दूसरा मैंने लिखा H2O, इसके अकॉर्डिंग ये भी क्या है, बेस है। क्यों बेस है, क्योंकि यहाँ इसके पास ऑक्सीजन एटम के पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, अवेलेबल हैं, जिनको ये करा सकता है, डोनेट करा सकता है। तो इनको क्या बोला जाता है, LP, लॉन पेयर। तो प्रेजेंस ऑफ क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन। जैसा अमोनिया इज ए बेस अकॉर्डिंग टू लुईस, ध्यान रखना, क्योंकि इसके पास भी क्या है, लॉन पेयर है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। बिकॉज अब आपको ये समझाने की नीड नहीं है भाई नाइट्रोजन के आउटर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो 5 होते हैं ना, 5 होते हैं। और ये जो बॉन्ड है वो किसके साथ चले गए, हाइड्रोजन के। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल है वो कितने हैं, 2। अब जो ये रिलीज करेगा या डोनेट करेगा वो यही कर सकता है ना, ये तो कर नहीं सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, किस में चले गए हैं, बॉन्ड में। ठीक है भाई, तो तभी तो लिखाया हूं कि हैविंग विद लॉन पेयर या प्रेजेंस ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो वो सब स्पीसीज के अकॉर्डिंग क्या है, LBS है। जैसे मैंने लिखा है अल्कोहल, यस, ROH, क्या ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, यस है। मैंने लिखा ईथर, यस, ROR, क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, है ना। तो जिसके पास डोनर टेंडेंसी है, और वो डोनर टेंडेंसी कब होगी, जब स्पीसी निगेटिवली चार्ज हो या फिर प्रेजेंस ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो। तो सारे के सारे क्या है, लुईस बेस। अब रिलेशनशिप में है ना तय कर रहा हूं, रिलेशनशिप EN से इसको कैसे रिलेट करें, अब तुम खुद बताओगे। देखिए हमको ये देखना है LBS EN से कैसे कोरिलेट करते हैं। तो EN पे जाओ पहले। EN का मीन्स क्या, लविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी तो बोल सकता हूँ, क्योंकि जिसका EN हाई होता है उसे इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचता है, तो प्यार है तभी तो बुला रहा है।
तो एक सिंपल वर्ड में बोल सकता हूँ लविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर उसे इलेक्ट्रॉन से प्यार है तो वो देना नहीं जानता। इसका मीन्स उसकी डोनर टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। अगर En बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल यही है कि मान लीजिए अपने पास 3 पर्सन हैं और वो तीनों क्या हैं भाई, करोड़पति आदमी हैं, तो तीनों के पास क्या है, डोनर टेंडेंसी है। तीनों डोनेट तो कर सकते हैं लेकिन किस पर डिपेंड करेगा, उनकी कंजूसी पर। यही तो है, जिसे ज्यादा प्यार होगा पैसों से तो वो डोनर कम होगा, और जिसे प्यार नहीं होगा वो ज्यादा डोनर होगा। तो यही तो है, अगर En ज्यादा है तो इसका मीन्स है कि उसको इलेक्ट्रॉनों से प्यार है होते हुए भी देना नहीं चाहता। ठीक है भाई, तो इसका मीन्स यहां से रिलेशनशिप आ गया ना कि LBS इनवर्स टू En जितना कम होगा डोनर उतना अच्छा होगा, En जितना ज्यादा होगा डोनर उतना कम होगा। होने से कुछ नहीं होता, देने की टेंडेंसी भी हो, है ना। 3% का एग्जाम्पल है। बहुत से लोग लाइफ में पैसे से बहुत प्यार करते हैं, तो आपने देखा है कि पूरी लाइफ निकल जाती है लेकिन कहीं खर्च नहीं करते, मतलब डोनर नहीं होते। तो डिपेंड किस पे करता है, लविंग, अट्रैक्शंस, और En तो वही है, लविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से क्या हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि LBS इनवर्स टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है भाई, बोलो। और जनरली ये वाला जो फैक्टर हम यूज लेते हैं वो किस में लेंगे, पीरियड में। किस में यूज लेंगे, पीरियड। ठीक, जैसे मैंने ये पूछा कि आपके पास H2O है और आपके पास अमोनिया है, NH3 है, ये दोनों बेस हैं, दोनों डोनर हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लुईस ये बेस हैं बट नॉट एसिड। ठीक है, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इनमें LBS कौन अच्छा है, मतलब किसकी स्ट्रेंथ, लुईस बेस स्ट्रेंथ किसकी अच्छी है, जो डोनर अच्छा होगा, है ना। क्योंकि बेस का मीनिंग क्या है, बेस का मीनिंग तो यही है, क्या बेस का मीनिंग है कि डोनर टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये टेंडेंसी बढ़ेगी तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, और ये टेंडेंसी कब बढ़ेगी, जब En कम होगा। अब आओ, क्या इसका En हाई है कि नहीं इसके कंपेयर में, तो ये इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा कि नहीं, मतलब इन इलेक्ट्रॉन की डोनर टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं। तो इसकी ऑटोमेटिकली इसके कंपेयर में यहाँ इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की टेंडेंसी हाई है कि नहीं। अगर टेंडेंसी हाई है तो ये अच्छा बेस है इसके कंपेयर। तो अमोनिया इज ए गुड बेस देन वाटर मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ, अगर हम रीजन की बात करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन एटम। यस, इसको क्या कर रहा है, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। यही तो है, इसी वजह से तो ऐसा हुआ है। इट इज ए गुड बेस देन इट बिकॉज ऑफ लेस En ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम ऑक्सीजन, तभी तो है ना ऐसा। यस, तो भाई ऐसे अगर एग्जाम्पल आएंगे तो कर ले जाओगे ना। बाकी तो हम एसिडिटी बेसिसिटी बहुत बड़े लेवल पर पढ़ने जाएंगे। अभी तो मैं एक छोटा सा एक सीन क्रिएट करा हूँ, छोटा सा। जब हम पढ़े होंगे क्या पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक में, तो वहाँ एसिडिटी बेसिसिटी बहुत बड़े लेवल पे हम पढ़ेंगे। देखो भाई, अपने पास जैसा CH4 हो, सर उसमें एग्जांपल जो ROH का R वो अलग एग्जाम्पल है, यहाँ उसको नहीं देख सकते ना। मैं पहले ही बोला हूँ कि ये En कहाँ देखेंगे, पीरियड के एलिमेंट्स में, वो अलग चीज़ है, उसको हम यहाँ कोरिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी ऑक्सीजन है, वहाँ भी ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का En तो लगभग सेम ही है ना। तो डोनर टेंडेंसी तो सभी ऑक्सीजन की सेम होगी। फिर और फैक्टर वहाँ डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, फिर ये भी देखेंगे, है ना। ओवरऑल जैसे मान लें एक ऑक्सीजन ये है न्यूट्रल है, एक ऑक्सीजन ये है जो
एनायनिक फॉर्म में है, एक ऑक्सीजन ये है जो कैटायनिक फॉर्म में है। आप सारे के सारे डोनर हैं, समझ रहे हैं ना भाई। लेकिन बेटर डोनर कौन होगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। आप 3% के साथ पास जा रहे हो तो कॉमन सेंस है, कोई भी इंसान, ठीक है, 3% के पास गया, किसी को ऑफर मिला हुआ है कि भाई वहाँ जाओ, वहाँ पैसे बट रहे हैं, एक तो करोड़पति है, ठीक है, एक लखपति है, एक हजारपति है, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस तो यही बोलेगा यार ये करोड़पति है तो इसकी देने की टेंडेंसी हाई होगी, ये डोनर बेटर होगा, वो भले ही ना हो, लेकिन कॉमन सेंस तो यही लगेगा कि यार इसके पास तो 1000 रुपये, ये देगा क्या। तो अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो डोनर टेंडेंसी बढ़ेगी ना, या बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा तो डोनर टेंडेंसी बढ़ा, तो बेसिसिटी बढ़ा, तो इन सब में बेस कौन अच्छा? ये। तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं जब हम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं फाइनली। ठीक है भाई, जैसा हम देख रहे हैं, देखिए अपने पास H2O है, अपने पास NH3 है और अपने पास HF है। क्लियर है? इसमें हम देख रहे हैं कि कौन अच्छा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, इन सभी में कौन अच्छा गुड बेस है। तो ऑब्वियसली ये अच्छा बेस होगा कि नहीं। इसके पास भी लोन पेयर है, देखो भाई, और इसके पास भी तो लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास भी, ये भी बेस है ना, क्योंकि इसके पास क्या लोन पेयर है कि नहीं, तो ये भी बेस है। तो इनमें सबसे अच्छा बेस कौन सा है? ये, क्योंकि EN कम है, NH3, उसके बाद क्या होगा H2O, और सबसे कम जो बेसिक कैरेक्टर या नेचर है वो किस में है? HF में। समझ में आ गया ये? LBS का क्या हो गया? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। लिखो तो EN कहाँ देखना है? जनरली पीरियड में, या फिर क्या हो, सेम एलिमेंट्स हो, है ना, सेम एलिमेंट्स हो तब भी देख सकते हैं EN, और उनका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा हो। जैसा देखो, देखिए कि CH3 NH2, ठीक है भाई, एक अपने पास है CH3 डबल बॉन्ड, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, देखो CH3 और NH2, CH3 डबल बॉन्ड NH, यहाँ ये हाइड्रोजन लेस कर देना है ना, CH2 है ना, वो बैलेंस ही कंप्लीट किया हूँ, CH और ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे करना है, ट्रिपल बॉन्ड N। कहने का मीन्स है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ नाइट्रोजन इस फॉर्म में है, NH2 फॉर्म में, यहाँ नाइट्रोजन क्या है, डबल बॉन्ड NH फॉर्म में, और यहाँ नाइट्रोजन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड N फॉर्म में। समझ रहे हैं? यहाँ आप एल्किल पार्ट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब देखो हम यहाँ देख रहे हैं, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है कि नहीं, इसके पास भी एक LP है और इसके पास भी एक LP, ठीक है, क्या है, सारे के सारे सेम एटम हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे बेस हैं पहली बात तो, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन गुड बेस होगा। तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशंस। देखो इस नाइट्रोजन का अगर हम यहाँ हाइब्रिडाइजेशंस लिखें तो क्या होगा, बोलो sp3 होगा कि नहीं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक लॉन पेयर भी है, इसको भी तो काउंट करेंगे। इसमें बोलो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा कि नहीं, 1 सिग्मा और एक लॉन पेयर, और 1 सिग्मा ये है, तो 3 हो गए टोटल। 3 में क्या बनेगा, sp2। इसमें 1 सिग्मा 1 लॉन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर क्या हो रहे, इंक्रीज,
परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो गया तो लुईस बेस स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो सबसे अच्छा बेसिक कौन, ये, उसके बाद ये, और सबसे कम बेसिक ये, क्योंकि यहाँ इस नाइट्रोजन एटम में ईएन के करेक्टर बढ़ गए, ईएन जैसी टेंडेंसी इंक्रीज हो गई। तो अगर मैं इस कंपाउंड को ए नाम दूं, इसको बी नाम दूं, इसको सी नाम दूं, तो एलबीएस का ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आ गया, एलबीएस का इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। समझ में आता, ठीक है भाई, नोट करें। अगर हम एसिड को डिफाइन करें तो एसिड का मीन्स क्या है, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो अच्छे एसिड होंगे अकॉर्डिंग टू लुईस जो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, वो अच्छा एसिड होगा। अकॉर्डिंग टू लुईस वो बेस अच्छे होंगे जो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें। और ये इजीली इलेक्ट्रॉन को कब कब डोनेट कर सकते हैं, जब ये डेंसिटी बढ़ रही हो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही हो नेट, या फिर क्या हो, ईएन वैल्यू कम हो। एसिडिक करेक्टर कब ज़्यादा होंगे, लेने की टेंडेंसी मैक्स हो। लेने की टेंडेंसी कब बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। और दूसरा क्या हो, ईएन कम हो या ज़्यादा हो, ईएन ज़्यादा हो, लविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आता भाई। लेकिन इम्पोर्टेंसी ये है कि कौन सा फैक्टर हमको कहाँ देखना है। ये चीज़ें अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सा फैक्टर हमको कहाँ देखना होता है। क्लियर है भाई। चलिए एक एप्लीकेशंस और रह गया था, उसको मैं यही कंप्लीट करा रहा हूँ। लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ, हेडिंग डाल लेंगे छोटा सा, इसके एप्लीकेशंस फिनिश हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इसमें लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशंस पोटेंसी, इसका एप्लीकेशन छूटा हुआ था वो कंप्लीट करा रहा। एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशंस पोटेंसी और नंबर फर्स्ट मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर, अब ये चीज़ें आप आराम से समझ जाओगे। आयोनाइजेशंस पोटेंसी का मीनिंग क्या है आपको पता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, अगर ये इलेक्ट्रॉन इजीली निकलता है तो ये कम होगी, यही तो है। और मेटल का मीनिंग क्या है कि वो अच्छी मेटल होंगी जो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें। अब जरा बताओ इनमें रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, जो मेटल, हाँ जो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, इजीली, वो क्या होगी, अच्छी मेटल होगी ना। और ये इलेक्ट्रॉन को इजीली कब डोनेट कर सकती है, जब इसकी आईपी वैल्यू कम हो, तो क्या हो जाएगी, इनवर्स टू मेटालिक करेक्टर। तो लिख लेंगे कि मेटालिक करेक्टर, कि मेटालिक कैरेक्टर इनवर्स टू आयोनाइजेशंस पोटेंसी। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आईपी घटेगा। आईपी अगर घटेगा तो क्या बढ़ेगा, मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर क्या करेगा भाई, इंक्रीज। तो अच्छी मेटल अगेन कौन सी है, सी। आप ईएन से जाओ या आईपी से जाओ। दूसरा इसका देख रहे हैं रिएक्टिविटी, दूसरा एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी, अब देखो रिलेशनशिप लिखने से पहले मैं समझाता हूं ताकि याद ना करना पड़े। रिएक्टिविटी का मीन्स क्या है, देखो सोडियम कैटायन बना, सीजियम कैटायन बना, तभी तो ये तैयार होंगे रिएक्टिविटी करने के लिए। तो जो जितनी जल्दी बनेगा वो उतनी जल्दी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, यही तो है। जो जितनी जल्दी बनेगा वो उतनी जल्दी क्या करेगा, रिएक्ट। तो जरा बताओ सोडियम आयन जल्दी बन जाएगा या सीजियम आयन, सीजियम आयन। बिकॉज क्यों बन जाएगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी मिनिमम है ना, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, हाई। तो हम बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी अगेन इनवर्स टू आयोनाइजेशन पोटेंसी।
रिएक्टिविटी इनवर्स टू आई। जैसे ठीक है भाई, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं, ये मोर रिएक्टिव है। यही वजह है कि इन दोनों को रिएक्टिव कराने के लिए जो हम मीडियम लेते हैं ना, इनकी जो रिएक्शंस हम कराते हैं जनरली इन मेटल की, वो किस में कराते पता है, स्टीम में। और इनकी जो कराते हैं इनकी, तो हम वो कराते हैं हॉट वाटर में, और ये कोल्ड वाटर में भी रिएक्शन दे देता है। समझ रहे हैं, रिएक्टिविटी का एक क्लू मिल रहा है ना। स्टीम में क्यों करा रहे हैं, क्योंकि उससे एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड होगा, और ये आराम से कोल्ड में भी दे देता है रिएक्शंस। क्यों दे देता है, कि उससे इसकी रिएक्टिविटी हाई है, और इसकी स्लो है। अगर स्लो है तो भाई ऐसी एनर्जी देना पड़ेगा ना जिसको रिएक्टिव बना दें। तो यही वजह है कि ये क्या प्रीफर्ड करते हैं, स्टीम में कराते हैं इसके रिएक्शंस को। क्लियर है, रिएक्टिविटी का मीन समझ में आ रहा है। चलिए, तो 2 ही एप्लीकेशंस इसके थे सिर्फ, जो छूट गए थे वो हम कंप्लीट कर लिए। अब स्केल रह गए, पॉलिंग स्केल। ठीक है, उनको मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, वो बिल्कुल लास्ट में लूँगा। उससे पहले एक हेडिंग डाल लो, मतलब स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल रह गए 2, उसको मैं बाद में देखूँगा। ठीक है, कि अभी जो मैं पढ़ाया हूँ उससे रिलेट कर रहा हूँ चीज़ें, इस वजह से मैं बीच में ये पढ़ा रहा हूँ। हेडिंग डालेंगे बेस और एसिड, बेस और एसिड। बेस और एसिड के बारे में बता दिया, समझ में आ गया अकॉर्डिंग टू लुईस। चलिए, कुछ और कंपाउंड को हम डिफाइन कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड। ठीक है, इनको अच्छे से समझना है भाई। देखिए, और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, बड़ी सिंपली तरीके से मैं एकदम समझाऊंगा, कभी भूलोगे नहीं। यस, स्टैंडर्ड नोटिफिकेशंस ले रहा हूं मैं, OH, ये एक स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है, MOH। तो एसिड देखिए, बेस, एसिड, और हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड देखेंगे, साथ में क्या देखेंगे, ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड, और साथ में क्या देखेंगे, ऑक्साइड। इन सबको निपटा रहे हैं अभी। ठीक है भाई, समझना कैसा है, देखो एसिड बेस तो समझ गए अकॉर्डिंग टू लुईस। अब यहां मैं देखिए, आपका कंपाउंड ऑक्साइड है, सॉरी, आपका कंपाउंड ऑक्सी एसिड है या हाइड्रो ऑक्साइड है, वो किससे डिसाइड करेंगे, M से। किससे डिसाइड करेंगे, M से। अभी ऐसे लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं कि इफ M डेट इज इक्वल टू नॉन मेटल, क्या हो, नॉन मेटल। इफ M डेट इज इक्वल टू नॉन मेटल, तो कंपाउंड इज ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड। इसमें लिखेंगे दूसरे केस में कि इफ M डेट इज इक्वल टू मेटल, M क्या हो, मेटल, तो कंपाउंड इज क्या हो जाएगा, हाइड्रो। अब कहने का मीनिंग क्या है उसको समझें जरा। कहने का मीनिंग ये है भाई, यस, कहने का मीनिंग ये है कि हाइड्रो ऑक्साइड हो या ऑक्सी एसिड हो, सभी में मिनिमम ये लिंकेज तो मिलेगा ही। समझ रहे हैं, कौन सा लिंकेज मिलेगा, OH वाला। अगर यही लिंकेज एक मिनिमम लिंकेज नॉन मेटल के साथ हो, मतलब OH डायरेक्ट अटैच्ड विद नॉन मेटल, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सी एसिड। यही OH लिंकेज किसके साथ अटैच हो, मेटल के, तो क्या कहलाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रो ऑक्साइड के एग्जाम्पल आप जानते ही हैं, जैसे मैंने लिखा NaOH, यस, क्या है, बोलो क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड, बिकॉज M इज मेटल, और ये लिंकेज है ये OH। मैंने लिखा MgOH का होल ट्वाइस, बोलो अगेन क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड है कि नहीं, क्योंकि M क्या है, अगेन मेटल, बोलो, और एक लिंकेज क्या है, बोलो MOH है कि नहीं, यस। मैंने लिखा AlOH का
होल थराइज, यस क्या है, हाइड्रोक्साइड, तो रटने नहीं है। मैंने लिखा सीजियम OH, यस क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये हाइड्रोक्साइड के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि नहीं। बट अगर मैंने लिखा देखो H2CO3 बट नॉट हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये क्या है, ऑक्सी एसिड है। कैसे जाने ऑक्सी एसिड है, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं लूँ तो इसका स्ट्रक्चर होता है भाई, ये क्या होता है OH, और इधर क्या होता है, इधर भी क्या होता है OH, H2CO3। तो जरा बताओ ये लिंकेज है कि नहीं, M इज नॉन मेटल, बोलो तो क्या हो जाएगा, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड के और एग्जांपल ले लो, जैसे H2SO4, यस ऑक्सी एसिड होगा कि नहीं, M इज नॉन मेटल। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ गया तो OH लिंकेज होगा ही, कॉमन सेंस से, स्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत नहीं। मैंने लिखा H3PO4, यस ऑक्सी एसिड। मैंने लिखा HNO3, यस ऑक्सी एसिड। बट अगर मैं लिखता HCl नॉट ऑक्सी एसिड, HCl ऑक्सी एसिड नहीं है, ये ओनली एसिड है। अरे समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसमें वो लिंकेज है ही नहीं OH वाला। समझ में आ गया, नोट कर लो जरा। कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। मैंने लिखा HClO4, यस ऑक्सी एसिड, बोलो है कि नहीं, ये ऑक्सी एसिड है। बहुत चीजें पहली बार पता चलेंगी अभी तो। है ना, तो हर चीज़ का स्टैंडर्ड होता है, एक पैरामीटर है, उन चीज़ों को याद रखो, चीज़ें आसान हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है, तो पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं लिखा रहा हूँ, लिखिए ऑक्साइड, वो अलग से लिखा रहा हूँ, है ना। ऑक्साइड किसको बोल रहे हैं, हाइड्रोक्साइड क्लियर, ऑक्साइड क्लियर, ऑक्साइड अब क्लियर होगा, लिखेंगे ऑक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड हमने देखे, ऑक्सी एसिड हमने देखे, एसिड और बेस हम देख चुके हैं। इसमें एक लाइन लिखेंगे कि व्हेन ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच्ड विद, व्हेन ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच्ड विद। अब देखो, मैं ये चाहता हूँ आपको रटना ना पड़े, डेफिनेशंस में भी ये बताओ जरा। एक तो Li है ना, ये मेटल है, इधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है। चूँकि इसका En वैल्यू हाई है, इसका En वैल्यू कम है, अब En पढ़ चुके हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, या ये बोल सकते हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बात है कि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ये क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो अब लिखें जरा एक चीज़ को कि ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, it called oxide. When oxygen direct attached with more electropositive elements, ब्रैकेट में लिखेंगे less En atom। आओ कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखो भाई, ऑक्साइड की बात कर रहा हूं मैं, Na2O, यस ऑक्साइड है, बिकॉज ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच्ड है, किससे अटैच है, डायरेक्ट मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव से, या मैं बोल सकता हूँ कि लेस En एटम से। किसके कंपेयर में लेस हो, ऑक्सीजन की, तो वो क्या कहलाएंगे, सारे के सारे ऑक्साइड। ऑक्सीजन डायरेक्ट बाइंड हो, बॉन्ड बना रही हो या अटैच हो किसके साथ, लेस En एटम के, सिंपल है। उसी को हम स्पेसिफाई कर दिए, और स्पेसिफाई करके क्या लिखा दिए, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। जैसे मैंने लिखा MgO, जरा बताओ ऑक्साइड है कि नहीं, यस। मैंने लिखा Al2O3, यस ऑक्साइड है कि नहीं। मैंने लिखा CO2, यस ऑक्साइड है कि नहीं। मैंने लिखा है SiO2, यस ऑक्साइड है कि नहीं। तो ये ऑक्साइड बहुत हो सकते हैं। मैंने लिखा N2O5, यस ऑक्साइड है कि नहीं। मैंने लिखा N2O, यस ऑक्साइड है। बोलो भाई, तो बस आपको आइडेंटिफाई करना है कौन ऑक्साइड है कौन नहीं है। बट अगर मैंने लिखा OF2, अब ये ऑक्साइड नहीं है। क्यों नहीं है, समझ में आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ किसके साथ अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स के साथ, जबकि होना किसके चाहिए, मोर
मोर पॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ। अब ये है ना ऑक्सीजन से कम EN हो, सभी में कम है ना EN, तो सब ऑक्साइड है कि नहीं। यहाँ ऑक्सीजन से ज़्यादा EN रख रहा है तो ये ऑक्साइड नहीं है। हाँ यही तो लिखाया हूँ, यही तो है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, नॉट ऑक्साइड। ये क्या है, नॉट ऑक्साइड। ये सारे क्या हैं, ऑक्साइड है। तो आइडेंटिफिकेशन हो पा रहा है। दूसरा मैंने लिखा O2F2, ये भी ऑक्साइड नहीं है, ये भी ऑक्साइड नहीं है ना। तो इनके अलावा जब भी ऑक्सीजन देखोगे क्या होगा, जनरली ऑक्साइड होगा। ठीक है, जनरली क्या होगा, ऑक्साइड होगा। इनके नाम लिख लेना भाई, नाम इंपॉर्टेंट है। नाम लिखना भी मैं सिखाऊंगा अगले लेक्चर पर। देखो नाम कैसे लिखे जाते हैं किसी भी कंपाउंड के, ये जान लो। इसके लिए रूल है, क्योंकि अब आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ चुके हो। जो मोर EN एटम होता है, क्या बोल रहा हूँ, जो मोर EN एटम होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, उसके नेम के लास्ट में हमेशा क्या लिखा जाता है, आइड। क्या लिखा जाता है हमेशा, आइड। और वो हमेशा कैसे यूज लिया जाता है, एज ए सफिक्स। ठीक है, अगले टर्न पे मैं और बता दूंगा। तो इसका अगर मुझे नाम लिखना है, चलिए इससे पहले मैं ये नाम लिखा दूँ आपको। ठीक है, अभी नाम कर लेंगे। इसमें दोनों एटम देखो, ठीक है, EN में डिफरेंस है, इसका EN कम है और इसका EN हाई है। तो एज ए सफिक्स क्या यूज लेना, आइड। तो जिसका EN कम है उसको ऐसे ही लिख देना है। इसको क्या बोला जाता है, सोडियम। नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। आइड आ गया कि नहीं। मैंने लिखा NaI, क्या हो गया, सोडियम आयोडाइड। मैंने लिखा NaBr, क्या हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड। अब इसका नाम मुझे लिखना है, इनका। अगर मुझे इसका नाम लिखना है तो जरा बताओ, EN इसका ज़्यादा है ना, तो आइड तो इसके नाम के अंदर आएगा। हाँ, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और कितने फ्लोरीन है, 2, तो डाई बोलेंगे ना। ऑक्सीजन डाई क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। आइड आ गया कि नहीं। ठीक है भाई, इसको लिखाओ, इसको क्या बोलेंगे, डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। क्लियर है भाई। इसको क्या बोलेंगे, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, जिसको क्या बोल देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है भाई। तो किसके नाम में आइड आएगा, समझ में आ गया। हाँ। और वो एज ए क्या यूज होगा, एज ए सफिक्स यूज होगा। क्लियर है भाई। चलिए अगले टर्न पर हम यहीं से शुरू करेंगे। बस एक लेक्चर और इसमें लगना है। हम एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ फिर से डिस्कस करेंगे, अब कंपाउंड में डिस्कस करेंगे। बाकी आपका पीरियोडिक टेबल एकदम फिनिश है, अब कुछ नहीं बचा है। इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम हम लगा सकते हैं। तो अगले टर्न पर हम कोई दूसरा टॉपिक देख रहे होंगे, या तो केमिकल बॉन्डिंग या फिर फिजिकल में से हम कोई एक चैप्टर डिस्कस करेंगे।